और मेरे को शायद बोलना चाहिए, मैं बोलना नहीं चाहिए, मैं ट्रोल्ड हो जाऊंगा। जो जेनजी कहती है और जो जेनजी करती है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जेनजी आखिर क्या है? जेनजी 1997 से लेके 2012 तक के बॉर्न हुए लोगों को जेनजी बोला जाता है। मतलब 12 से 27 साल के लोगों को जेनजी बोला जाता है। जनरेशन विथ मोस्ट क्रिटिक्स, जनरेशन विच ओनली कन्फाइंड टू लस्ट, पार्टीज एंड सेक्स, वेयर फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप चेंजेस लाइक मंथ्स ऑन अ कैलेंडर, एंड दिस इज द मोस्ट स्ट्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड जनरेशन। लेकिन इस सब की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? स्टार्टिंग विद 1900, तो ये वो जनरेशन है जिसे ग्रेटेस्ट जनरेशन भी बोला जाता है, क्योंकि इस जनरेशन में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जैसे फ्रीडम फाइटर्स पैदा हुए, जिन्होंने ना केवल हमें आज़ादी दिलाई बल्कि हमारे फ्यूचर को भी बेहतर बना दिया। टाइम में मदर टेरेसा और जे.आर.डी. टाटा जैसे ग्रेशियस और बिजनेस पायनियर भी पैदा हुए, जिन्होंने हमें ह्यूमैनिटी, होप और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। देन उसके बाद काफ़ी सारी जनरेशन आई, लाइक साइलेंट जनरेशन, बेबी बूमर्स, जनरेशन एक्स, और उसके बाद आती है हमारे पेरेंट्स की जनरेशन, जो कि 1981 से लेके 1996 तक रही, और इस जनरेशन को नाम दिया गया मिलेनियल जनरेशन। ये जनरेशन काफ़ी सिंपल थी। इस जनरेशन को पता था कि रियल लव क्या होता है, फैमिली और फ्रेंड्स क्या होते हैं, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। फाइनली अब आती है जनरेशन Z, AKA जेन जी। मतलब आप सब सोच रहे होंगे कि इस जनरेशन का नाम जेन जी क्यों है, या ऐसा क्या गलत या बहुत गलत है इस जनरेशन में जो इसके बारे में बात की जा रही है। तो स्टार्टिंग विद इंटरनेट, जो कि 1983 में आया, लेकिन 1990 के मिड के अराउंड ये लोगों के बीच पॉपुलर हुआ। फिर उसके बाद आती है फर्स्ट सोशल नेटवर्किंग साइट 6 डिग्रीज। मुझे पता है आप सब सोच रहे होंगे कि फेसबुक, लेकिन फेसबुक तो 2004 में लॉन्च हुई थी बाय मार्क ज़करबर्ग, जो कि एक चुराया हुआ आइडिया था। तो ये वो जनरेशन है जिसको स्टार्टिंग से मिला है इंटरनेट का तड़का और एक ऐसा एक्सपोजर जिसने काफ़ी लोगों की लाइफ बनाई तो काफ़ी लोगों की लाइफ ख़त्म कर दी। जेन ज़ी टीनेजर ओल्डर जनरेशन के कंपैरिजन में एकेडमिकली एंड जॉब एस्पेक्ट्स में ज़्यादा कंसर्न, लेकिन बीइंग कंसर्न इज़ नेवर इनफ, क्योंकि जब बात आती है डिसिप्लिन की, कंसिस्टेंसी की, फोकस की, तो इन तीनों में से इनके पास कुछ भी नहीं होता, और काम को प्रोक्रेस्टिनेट करने में तो ये सबसे ऊपर आते हैं। शिकागो की यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया जिसमें पता चला कि जेन ज़ी को लाइफ में हर चीज़ काफ़ी जल्दी जल्दी चाहिए, चाहे वो सक्सेस रिलेटेड हो या पैसे से। एक्चुअल में जेन ज़ी हुए भी तब जब इंटरनेट वजूद में आया। 2004 में फेसबुक आया, 2005 में यूट्यूब आया, 2009 में आया व्हाट्सएप, 2011 में आया स्नैपचैट, जिसने जेन ज़ी को तो आदी बनाया ही बनाया, लेकिन उनके पेरेंट्स भी कहीं पीछे नहीं हैं। इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट जैसी सोशल ऐप्स एक ऐसे एल्गोरिदम पे काम करती हैं जहां आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके प्लेटफॉर्म पे बिताएं, जिसकी कंपनीज को प्रॉफिट हो। लाइक मान लो मैं एक जेन ज़ी हूँ, जो कि मैं हूँ, मैं बहुत सैड हुआ या इमोशनल हूँ, मैंने कोई भी एक रील चालू करी देखने के लिए और मैं स्वाइप करता जा रहा हूँ, देन एक रील ऐसी आती है जो मेरे से रिलेटेड होती है, मेरे इमोशन से रिलेटेड होती है। उसके बाद देखता हूँ कि जो एल्गोरिदम है वो उसी तरह की रील्स या शॉर्ट्स वही टाइम पे दिखाता जा रहा है, मतलब मेरे मूड से रिलेटेड। तो एल्गोरिदम आपके मूड पे काम करता है, लाइक आपका मूड हैप्पी है, सैड है या फिर इमोशनल है, तो आपको वो उसी टाइप का कंटेंट दिखाता है। तो आप सोच सकते हो कि आप कहाँ जा रहे हो, आपकी प्रोफाइल या आपके डैशबोर्ड पे किस तरह का कंटेंट शो होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने एक जेन ज़ी के ऊपर सर्वे कंडक्ट किया और देखा कि जनरेशन कितनी ज़्यादा आदी है स्नैपचैट और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीक मेंटेन करने की। मतलब जितने ज़्यादा दिन आप किसी के साथ स्नैप एक्सचेंज करोगे उतने ही ज़्यादा आपको पॉइंट्स या फिर इमोजीज कलेक्ट करने को मिलेंगे। मतलब जितनी ज़्यादा बेटर स्ट्रीक उतनी ही ज़्यादा बेटर इमोजीज, जिसकी वजह से ये स्ट्रीक कभी भी ब्रेक नहीं होती। कंपनीज बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके प्लेटफॉर्म के अलावा कहीं और स्पेंड करें, और जितना ज़्यादा आप उनकी प्लेटफॉर्म से डेटा स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा ही उन कंपनीज का प्रॉफिट होगा। मतलब ऐसा क्या ही है इन शॉर्ट्स और रील्स में कि लोग पागल हैं इनके पीछे। तो ज़्यादा कुछ नहीं, फनी कंटेंट जहाँ वल्गैरिटी की सारी हदें पार हो जाती हैं, चाहे वो गालियों का इस्तेमाल हो या फिर क्लीवेज दिखाने का। और दोस्तों सबसे अजीब होते हैं ये व्लॉग्स, और मैं नॉर्मल व्लॉग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उन व्लॉग्स की जो खाने से लेके सोने तक की वीडियोस अपलोड करते हैं। आज मैं पहली बार खाना खाने जा रहा हूँ, देखते हैं आज खाने में क्या होगा, या फिर आज मैं पहली बार संडे को नहाने जा रहा हूँ। और वर्स्ट पार्ट तो ये है कि जेन ज़ी इन सब चीज़ों को देखना पसंद भी करती है। ये चीज़ें लोगों को अपनी लाइफ से इतनी ज़्यादा रिलेटेबल लगती हैं कि उनके मिलियंस के अंदर व्यूज़ आते हैं।
मतलब समझ रहे हो, जेनजी का टेस्ट ही खराब है कंटेंट कंज्यूम करने में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन सोशल प्लेटफॉर्म का यूज़ करना बंद कर दो, मैं ये कह रहा हूँ दैट यू शुड नो व्हाट यू आर वाचिंग इज़ रिलेवेंट, या कितना ज़्यादा टाइम आप अपना उस प्लेटफॉर्म को दे रहे हो। क्योंकि अननेसेसरी कुछ भी करना, चाहे वो पैसा हो, काम या अटेंशन, ये तीनों ही इंसान को गलत राह पर ले जाते हैं। तो बिफोर डूइंग सच थिंग्स टेक अ डीप ब्रेथ एंड थिंक अबाउट इट। इन सोशल प्लेटफॉर्म्स का काफ़ी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है लोगों की लाइफ पे। लाइक अभी एक लड़की थी जो कि इंडियन थी और एक लड़का था जो कि पाकिस्तानी था। लड़के ने लड़की से प्रॉमिस किया कि वो उससे शादी करेगा एंड देन लड़की उसके झांसे में भी आ गई। उसके बाद वो लड़की अपनी 1.5 साल की बेटी को लेके पाकिस्तान पहुंच गई। तो देख रहे हो किस तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। अभी एक और कंट्रोवर्शियल केस जिसमें पूनम पांडे ने अपनी डेथ का पब्लिसिटी स्टंट किया, जिसमें उनकी टीम ने पोस्ट किया कि दिस मॉर्निंग इज़ अ टफ वन फॉर अस, डीपली सैडन्ड टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव लॉस्ट आवर बिलव्ड पूनम पांडे टू सर्विकल कैंसर। मतलब सर्विकल कैंसर के लिए अवेयर करने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं है। अभी कुछ सालों में ही शॉर्ट्स और रील्स का क्रेज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग उसके बिना रह ही नहीं पाते। चलो बात करते हैं कि ऐसा क्या फ़ायदा होता है इन क्रिएटर्स का कि इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंट शॉर्ट्स अपलोड होती हैं। नॉर्मल एवरेज जॉब में आप 40 to 50,000 कमाते हैं मंथली का, विच इज़ नथिंग फॉर अ क्रिएटर विथ 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। मतलब ये क्रिएटर महीने का 20 to 30 लाख कमा लेते हैं थ्रू स्पॉन्सर्स एंड एड्स। ये जो जितना इन्फ्लुएंसर आज की डेट में कमा रहे हैं ना, तुमको असली में पता लग गया ना, तुम रो दोगे। ठीक है, मतलब तुम बोलोगे साले ये मस्ती भी कर रहे हैं, आधा टाइम वेलीपंथी करते हैं, कैमरा के आगे आके भी वेलापंथी करते हैं और साले हमारे से 10 गुना कमा के जाते हैं। ठीक है, ये प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं है उन कंपनी के सामने जो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज इन क्रिएटर्स के थ्रू प्रमोट करवाती हैं। ऐसी काफ़ी सारी कंपनी है जो बड़े सुपरस्टार को उनके मन चाहे पैसे देके प्रोडक्ट प्रमोट करवाती हैं, जिसमें बैटिंग कंपनीज भी शामिल हैं। जब इंसान डिप्रेस्ड होता है तब वो साइकेट्रिस्ट के पास जाता है फॉर सेशंस, अपना डिप्रेशन दूर करने के लिए, अपनी लोनलीनेस दूर करने के लिए। मतलब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब तो AI भी आ गए हैं जो आपकी बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या फिर फ्रेंड बन के आपकी लोनलीनेस, आपका डिप्रेशन को दूर करेंगे और आर्ली बेसिस पर आपसे पैसे चार्ज करेंगे। अगर इतना ही पैसा होता अगर किसी के पास तो वो डिप्रेस्ड ही क्यों होता? क्योंकि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 46% जेनजी पैसे या फिर फ्यूचर को लेके ही डिप्रेस्ड है। पॉर्न एडिक्शन जो कि जेनजी में काफ़ी ज़्यादा आम है। अगर थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है, मैस्टरबेट कर लो, स्ट्रेस कम हो जाएगा। या फिर अगर खाली बैठे हो तो मैस्टरबेट कर लो। और डोपामीन में ये इस कदर डूब जाते हैं कि ये एडिक्शन इस लेवल तक चला जाता है कि सिर्फ वीडियो देखकर इनका कुछ काम ही नहीं चलता। फिर ये लोग रोल प्ले या अजीब तरीके की कन्फाइंड वीडियोस पर उतर आते हैं। 47,000 करोड़ की ये पॉर्न इंडस्ट्री जो कि 2030 तक डबल % मार्केट एक्वायर कर लेगी। लेकिन जेनजी को इतना समझ में नहीं आता कि इसका मेंटली हमारे ब्रेन पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो दिमाग में जंग लग जाती है। हमारी बॉडी में बहुत टाइप के केमिकल हार्मोन होते हैं विद डिफरेंट लेवल ऑफ एज, लाइक डोपामीन, सेरोटोनिन, एंडोफिन्स, ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन भी बोलते हैं। ये हार्मोन्स एक बेसिक चीज़ पे काम करते हैं कि आप इन्हें रिवॉर्ड दो, ये आपको प्लेजर देंगे। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप शिद्दतों से चाहो और वो हो जाए, वहाँ आपको डोपामिन रिलीज़ होता है, चाहे वो फेवरेट पेस्ट्री खाना हो या फिर मैस्टरबेट करना। मैस्टरबेशन और एडल्ट कंटेंट को कंज्यूम करने को लेकर आपने देखा होगा काफ़ी लोग कहते हैं कि ये हेल्दी है। अगर इतना ही हेल्दी है तो फिर इसके नो फैप के बेनिफिट्स क्यों हैं? नो फैप के 50 से ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, चाहे वो मोर एनर्जी हो, लेस डिप्रेस्ड हो, मोर कॉन्फिडेंस हो, हैप्पियर हो, लेस एंजाइटी हो, हाईली मोटिवेटेड हो, ब्राइटर आइज, क्लियरर स्किन। मतलब इतने ज़्यादा बेनिफिट्स होने के बाद भी कहा जा रहा है कि मैस्टरबेट हेल्दी है। हमारी इस जनरेशन के आधे से ज़्यादा डिप्रेशन और स्ट्रेस जो कि लोगों को पता ही नहीं, सिर्फ पॉर्न एडिक्शन और वेब सीरीज़ की वजह से हैं। ऑल्ट बालाजी और अनकट जैसे ऐसे काफ़ी सारे OTT प्लेटफॉर्म हैं जहां 18+ वेब सीरीज़ बनाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि आज की दुनिया में सब पैसे पे काम करते हैं। मतलब इनको लगता है कि ब्रेन की न्यूरॉन्स को अगर डोपामीन मिल गया तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ें पेन किलर की तरह हैं, बस थोड़ी टाइम का प्लेजर। ड्रग्स और अल्कोहल भी कहीं पीछे नहीं है आज के टाइम में। मतलब जिस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ वहाँ पे ड्रग, अल्कोहल और गांजा काफ़ी नॉर्मल बात है, इवन इन हॉस्टल ऑल्सो। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी, लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को
ट्रेस कर सकता है, ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो अल्कोहल और सिगरेट को मोटिवेशन बोलते हैं। फॉर दैम इट्स अ बेस्ट स्ट्रेस रिलीवर। ये सिगरेट और अल्कोहल जैसी चीज़ों को अगर मूवीज़ और वेब सीरीज़ अगर खुल के एडवर्टाइज या प्रमोट करेंगे तो इससे ज़्यादा आप इस कल्चर से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ हैं जिसमें सिगरेट पीने वाले सीन को एक माचो लुक दिया जाता है कि मतलब ये कितना अच्छा काम है, और नीचे छोटे से ब्लॉक में लिख देते हैं टोबैको कॉजेस कैंसर, या फिर धूम्रपान का सेवन करने से आपकी जान जा सकती है। भाई अगर इतनी ही परवाह है तो इन चीज़ों को एडवर्टाइज़ करना ही बंद कर दो। जैसे कि ये सेलिब्रिटी वीडियो में बता रहे हैं कि शराब पी लेनी चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं से भी मिल जाती है, और ओवर लिमिट भी पियो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से शराब पी लेनी चाहिए, दारू पी लो कहीं से भी मिल जाती है, छुप के नहीं पीनी, लिमिट में। लिमिट क्या है, ओवर लिमिट भी करो क्या होगा, कुछ नहीं होता। मतलब थोड़ी सी टेंशन आते ही जेंजीज हाइपर एक्टिव हो जाते हैं कि भाई आज तो हालत ख़राब है, आज एक पैक लगा ही लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन कैंसर सोसाइटी, स्मोकिंग टबैको एंड अल्कोहल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 30% ऑफ ऑल कैंसर डेथ्स इन इंडिया। रिलेशनशिप, जो कि जेंजी की लाइफ का एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। अगर कहीं पर लस्ट है तो कहीं पर धोखा। सेक्स, फिजिकल इंटीमेसी, लस्ट आर वेरी प्रोमिनेंट इन दिस जनरेशन। हिंज, बम्बल और टिंडर जैसी डेटिंग ऐप इंटरनेट पर भरी पड़ी हैं। यहाँ पर एक क्लिक में आप हज़ारों चेहरों को अपना बना सकते हो, और जब इंसान के पास चॉइसेस इतनी सारी होती हैं तो इन चीज़ों का कंजप्शन बढ़ जाता है। इन ऐप्स का मेन यूज़ हुकअप, सेक्स या सिडक्शन के लिए ज़्यादा होता है, ना कि किसी को ट्रूली डेट करने के लिए। यहाँ की दोनों जनरेशनों को लगता है कि दुनिया की सारी टेंशन इन्हीं के पास है, तो कुछ बेटर करने की जगह ये इन प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेते हैं। इसी जनरेशन में काफ़ी सारे नए ट्रेंडिंग टर्म्स भी ऐड हुए हैं, लाइक बेंचिंग एंड नेटो डेटिंग। वेल, बेंचिंग एक टाइप का डेटिंग ट्रेंड है जहाँ एक इंसान दूसरे इंसान को ऐसा बैकअप ऑप्शन रखता है, लेकिन अपने माइंड से वो किसी और से कमिटेड होता है। पहले काफ़ी सुना सुना लग रहा है दैट आई वॉज डेटिंग समवन एल्स बट इन माई माइंड आई कमिटेड टू यू। वेल, इन चीज़ों को फ्रेंड फॉर बेनिफिट्स और नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड जैसे नाम भी दिए गए हैं। नेटो डेटिंग, नॉट अटैच टू एन आउटकम, एक ऐसा इंडिविजुअल अप्रोच जहाँ पर लोग फोकस करते हैं अपने प्रेजेंट मोमेंट को मेमोरेबल बनाने के लिए, ना कि किसी फ्यूचर प्लानिंग के सोचने के लिए। तो इस जनरेशन के लिए कमिटमेंट वॉज नेवर मेंट टू हैपन, जो कि इन रिलेशनशिप का एक वीक पॉइंट हो सकता है। I don't believe in marriage, I don't believe in kids. What does that mean? What do you mean you don't believe in marriage? काफ़ी सारी रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला कि इस जनरेशन का मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाने का कोई भी थॉट नहीं है। ये जनरेशन मूवीज़ और सीरीज से सीख रही है कि सेक्स के लिए अपने पार्टनर को चीट करना इज़ नॉट अ बिग डील। इनके लिए तो कैजुअल सेक्स, लिव इन रिलेशनशिप, फ्रेंड फॉर बेनिफिट या फिर नो स्ट्रिंग्स अटैच जैसी चीज़ें रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का एक पार्ट है। अगर ऐसी मूवीज़ जहाँ पे अल्फा मेल बंदा अपनी बंदी को पैर चाटने के लिए बोले या दिखाया जाए कि सेक्स के लिए चीट करना इज़ नॉट अ बिग डील, और जेन ज़ी उन चीज़ों से इन्फ्लुएंस भी हो कि वाह आज कुछ नया सीखने को मिला, तो आप इस जनरेशन से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। और चीट करने की बात करें तो फीमेल का परसेंटेज मेंस की कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा है। इस जनरेशन को दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने में अलग ही मज़ा आता है। मतलब दूसरों का मजाक बनाना, क्रिटिसाइज़ करना इतना पसंद है कि लड़कों को भी गॉसिप क्वींस का खिताब मिल सकता है। सिंस आवर चाइल्डहुड हमें हमेशा पेशेंस रखना सिखाया जाता है बाय आवर एल्डर्स, चाहे वो आइसक्रीम के लिए वेट करना हो या किसी और चीज़ के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी पिछली जनरेशन हमसे ज़्यादा मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल थी। लेकिन टाइम के चलते चलते हम ये सब भूल जाते हैं या कहूँ भुला देते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमारे हित में नहीं होती हम उसको भूलना ना समझना ही पसंद करते हैं। हम बड़े होते होते इतने ज़्यादा इम्पेशेंस हो जाते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप के लिए वेट करना हो या करियर बनाने के लिए। अगर इस जनरेशन को बोल दिया जाए दैट डू समथिंग ऑफ योर ओन, तो इस जनरेशन को हर चीज़ फास्ट चाहिए। अगर बिजनेस करना है तो फास्ट सक्सेस मिल जाए, अगर कंटेंट क्रिएटर बनना है तो जल्दी से 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएं, क्योंकि ये जनरेशन कुछ भी एक्सप्लोर करती है तो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। अरे यार इस फील्ड में ज़्यादा पैसा है, चलो इसे ट्राई करते हैं। फिर कुछ टाइम बाद यार इस फील्ड में इतना पैसा नहीं है, मैंने 1 साल ट्राई किया, नाउ लेट्स शिफ्ट टू अनदर थिंग। और ऐसा करते करते अपना पूरा फ्यूचर बर्बाद कर लेते हैं और फिर बोलते हैं आपने तो कहा था एक्सप्लोर करो। तो भाई उन चीज़ों में एक्सप्लोर करो जिसमें आपको नॉलेज हो, जिसमें आप बेटर हो, या फिर जिसमें अपना पूरा डेडिकेशन और बिलीव हो। ये नहीं कि 1 महीने किया छोड़ दिया, 1 साल किया छोड़ दिया। भाई कभी कभी चीज़ों में टाइम लगता है, तो यू हैव टू गिव इट टाइम, बिकॉज ग्रेट वर्क आर नॉट परफॉर्म बाय स्ट्रेंथ बट बाय परसीवरेंस।
इस जनरेशन का सही और बेटर होना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आने वाली सारी जनरेशन इसी पर डिपेंड करेंगी, चाहे वो अल्फा जनरेशन हो या कोई और। वेल, हमने इस जनरेशन की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स की बात करी, लेकिन उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन की बात करना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, आजकल हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, किसी की करियर को लेके तो किसी की सक्सेस या रिलेशनशिप को लेके, और इन चीज़ों के चलते स्ट्रेस, एंजाइटी और फियर बढ़ता जाता है। लेकिन उसकी वजह से आपको अपने गोल से एस्केप नहीं करना है। अगर एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, डर लग रहा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने फ्रेंड से बात कर लो, पेरेंट्स से बात कर लो, फुटबॉल, गेमिंग, स्विमिंग, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट अपने कोपिंग मैकेनिज्म को बेटर बनाइए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने कंटेंट कंजप्शन के पैटर्न को चेंज करने की कोशिश करो, क्योंकि जैसा मैंने बताया था, जैसा आप देखोगे आपको एल्गोरिदम बार बार वैसा ही दिखाएगा। तो डिपेंड आप पे करता है आपको फालतू रील्स देखनी है या फिर आपको कुछ नॉलेजेबल गेन करना है। अब मैं आपको एक छोटी सी इफेक्टिव टिप देता हूँ जिससे आपका जो लूप है बार बार ऐप ओपन करने का वो एकदम बंद हो जाएगा। मान लो जहाँ पे आपकी जो ऐप सारी स्टोर होती हैं फ़ोन के अंदर, आपको जो ऐप जो आप बार बार ओपन करते हो, लाइक इंस्टा हो गया, रील्स हो गई, आपको वो वहाँ से शिफ्ट करके कहीं और लोकेशन पे पहुँचा देनी है। क्योंकि जब आप बार बार चीज़ें ओपन करते हो तो हमारे ब्रेन में वो चीज़ें एज अ रीडिंग स्टोर हो जाती हैं, और जब आप वो ऐप शिफ्ट कर दोगे तो आपको ब्रेन को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि वो चीज़ें कहाँ हैं। जब आप नॉर्मली ओपन कर रहे होगे ऐप, तो वो आपकी ऐप को पुरानी लोकेशन पे ढूंढेगा कंपेयर टू दैट न्यू लोकेशन। ऐसा ही आपको 3-4 बार करना है एंड जब तक आपकी आदत ख़त्म नहीं हो जाती। वेल, मेरे लिए तो ये चीज़ काफ़ी इफेक्टिव थी, तो आप भी ट्राई करके देखिएगा। देखो, फ़ोन पे आप जो कुछ भी देखते हो या दुनिया आपको दिखाना चाहती है, अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट है तो प्रोडक्ट आप हो। तो यार, लोगों की लग्जरियस लाइफ देखकर इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट उन कंपनीज और इन्फ्लुएंसर का ही होगा, आपका नहीं। तो बस आप अपने आप को मेंटली स्टेबल रखो बिना किसी ख़राब एडिक्शन के, बाकी गॉड विल टेक केयर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी और आपको लाइफ में ऐसा कंटेंट और भी चाहिए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।